दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। गौरव मौर्य देविका के बनाए खास दवाई वाले नहाने के पानी में रखे गए थे। हालांकि वो अब भी बेहोश थे, लेकिन ये साफ नजर आ रहा था कि उनकी हालत अब बेहतर लग रही है। उनकी सांसें अब कमजोर नहीं थी और चेहरा पहले की तरह सफेद नहीं था। वो आदमी ये सब देख सकता था, लेकिन उसे फिर भी देविका से शिकायतें थी। मौर्य अर्जुना इस पूरे दौरान अपने बेटे के पास बैठे थे। जब उन्होंने उसकी हालत में सुधार आते देखा, तब उन्होंने एक राहत की सांस ली। आखिरकार देविका उसकी भांजी है। वो भले ही अतीत में भूली रही हो, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है। उसे शायद आप लोगों की सुरक्षा की जरूरत होगी, मौर्य अर्जुना ने समझाते हुए कहा। उन्हें ये समझ आ गया था कि ये आदमी देविका को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो उनके बीच की दुश्मनी को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी चुप था और जैसे ही गौरव की सेहत सुधरती दिखी, वो कमरे से बाहर चला गया। नहाने और कपड़ों को बदलने के बाद देविका अपने दवाखाने में एक हाथ में चाय का कप लेकर अलग अलग जड़ी बूटियों के नाम लिख रही थी। गौरव मौर्य की हालत अब थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक और मजबूत करने के लिए देविका को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए वो जरूरत पड़ने वाली सारी जड़ी बूटियों के नाम लिख रही थी। दवाइयों के साथ ही उसने वो खाने की चीजों के नाम भी लिखे जिनके साथ उन्हें वो दवाइयां लेनी होंगी, ताकि उनका पालन पोषण भी हो और प्रक्रिया की गति भी बढ़ जाए। दरवाजे पर एक खटखटाहट ने उसके ख्यालों में बाधा डाली। अंदर आ जाओ, उसने कहा। दरवाजा जब खुला तो वहां खड़ा था वो ही लंबा आदमी जिसने उसे इस पूरे दौरान रोकने की कोशिश की थी। देविका ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। परिवार के अलावा वो किसी को क्या बोल रही हो उसे इसकी परवाह नहीं। उसके मन में जो आएगा वो कह देगी। देविका के कहने के बाद वो आदमी जो उसके सामने खड़ा था, वो अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। मौर्य सेना के सेनापति शौर्य शेखर ने छोटी मालकिन को बहुत अपमानित किया है, मुझे दंड दीजिए। उस आदमी ने एक घुटने पर झुककर कहा। मौर्य सेना के सेनापति? देविका ने शौर्य की ओर गौर से देखा। उसे हमेशा से ही लगता था कि चाचा के बगल में चुपचाप खड़े रहने वाला ये आदमी कोई मामूली सेवक या सैनिक नहीं हो सकता, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मौर्य सेना का सेनापति है। ठीक है, देविका ने कहा। शौर्य शेखर जमीन पर बिना कुछ बोले अब भी एक घुटने पर झुके हुए थे। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो देविका के प्रति हमेशा से ही पक्षपात करते आए हैं। उन्हें ये भी शक था कि गौरव मौर्य को जहर देने में देविका का ही हाथ था, लेकिन जब उसने देविका को गौरव का इलाज करते हुए देखा और उनकी हालत में सुधार आते देखा, तब उन्हें पता चल गया था कि वो कितने गलत थे। मौर्य सेना के संविधान हमेशा से ही बहुत कठोर रहे हैं और इस वजह से अपने लिए दंड मांगना उनके लिए स्वाभाविक था। ऐसा एक कठोर नियम था जो हर एक सदस्य को पहले दिन से ही सिखाया गया था कि अगर कभी किसी ने कुछ गलत किया हो तो वो दंड के योग्य है। आप यहाँ से जा सकते हैं, देविका ने कहा। उसे उनके पद या निवेदन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस आदमी ने उसे बार बार रोका था, लेकिन उस आदमी को गौरव चाचा की परवाह थी और इसीलिए वो उनको लेकर बस चिंतित थे। तो जब वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे, तब देविका ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया। वो थोड़ी देर के लिए अपने घुटनों पर रहे और फिर खड़े होकर कमरे से बाहर चले गए। लेकिन इस बार वो देविका का सम्मान करने लगे थे और बाहर जाने से पहले वो उसके आगे झुके भी थे। वाह, तुमने मेरी गैर हाजिरी में ऐसा क्या कर दिया देविका, ये दिलचस्प लग रहा है, किसी रहस्यमय आवाज ने दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर कहा। देविका थोड़ी चौंक गई थी। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, उसने बड़े आराम से अपना रास्ता कमरे की ओर बढ़ाया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना सिर अपने हाथ में रखा। उसकी ओर वो एक खिलखिलाती मुस्कान से देख रहा था। उसके लंबे काले रेशमी बाल उसके सुंदर चेहरे के आजू बाजू दिखाई दे रहे थे। इतने दिनों तक उसे नहीं देखने के बाद देविका उसके अस्तित्व को लगभग भूल चुकी थी। उसे नहीं लगा था कि वो अचानक यहाँ पहुंच जाएगा। उसके चेहरे से वो जानी पहचानी खून की बदबू आ रही थी। भले ही वो इत्र में नहाकर क्यों न आया हो, वो फिर भी अपनी तेज नाक से खून को सूंघ सकती थी। सूर्यांश की मुस्कान उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर मिट गई। उसने देविका को अपनी नाक पकड़ते हुए देखा। अगली बार से अगर तुम पूरी तरह से वो बदबू हटाकर नहीं आए तो तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, उसने सूर्यांश को चेतावनी देते हुए कहा। उसे परवाह नहीं थी कि वो कहाँ से आया हो। जब तक वो मौर्य महल को हानि नहीं पहुंचाएगा, तब तक उसे जो करना है वो कर सकता है। सूर्यांश धीरे से खड़े हुए, जैसे वो उसकी आंखों को देख रहा था। इसकी बदबू को शायद ही कोई सूंघ सकता था।
और तो और इस कमरे में जड़ी बूटियों की खुशबू इतनी ज्यादा है कि उसे ये बदबू महसूस ही नहीं होनी चाहिए। आखिर इस लड़की की नाक कितनी तेज है जो इतनी दूर से भी उसे सूंघ सकती थी। तुम्हें ये बदबू से इतनी ज्यादा नफरत है? सूर्यांश ने हंसते हुए पूछा। हाँ, देविका ने उसे कहा। सूर्यांश जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसने अपना एक कदम पीछे ले लिया। ये बदबू उसे उल्टी जैसा महसूस करवाती थी। अगर वो किसी मरीज का इलाज नहीं कर रही हो तो उसे इस बदबू से सख्त नफरत है। सच में माफ करना, सूर्यांश ने देविका से कहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी और वो वहां से गायब हो गया। इससे पहले कि देविका कुछ कह पाती, सूर्यांश ने उसे गले लगा लिया। उसका नाजुक चेहरा सूर्यांश के मजबूत सीने में जबरदस्ती दबा हुआ था। खून की बदबू और भी ज्यादा तेज हो गई थी, जिसे देविका साफ साफ सूंघ सकती थी। देविका वहां डरी हुई खड़ी थी। छोड़ो मुझे, अच्छा व्यवहार करो, अगली बार से मैं तुम्हें सूंघने नहीं दूंगा, सूर्यांश ने उसे कहा। उसे छोड़ने के बजाय सूर्यांश उसे और जोर से गले लगाने लगा। कितनी नाजुक, कितनी छोटी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा जानवर अपने बिल में छुप रहा हो। लेकिन जिस छोटे जानवर को उसने पकड़ रखा था, उसके तेज नुकीले दांत थे। सूर्यांश उसे और जोर से गले लगा रहा था और उसके सिर को सहला रहा था जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। वो कपड़े जो उसने अभी बदले थे, उनमें से खून की बदबू आने लगी थी। उसे अब फिर कपड़े बदलने होंगे। जब सूर्यांश ने उसे आखिरकार अपनी पकड़ से छोड़ा, तब वो फार्मेसी से जल्दी से बाहर निकल गई और नहाने चली गई। वो काली छोटी बिल्ली सूर्यांश की ओर गुस्से से देख रही थी। सूर्यांश अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। जैसे ही उसने देविका को फार्मेसी से बाहर भागते हुए देखा, उस काली बिल्ली को ऐसा एहसास हुआ कि यह आदमी बहुत खतरनाक है। वो तुरंत अपनी मालकिन के पीछे फार्मेसी से बाहर भागी। मालकिन, मुझे इस पागल आदमी के साथ अकेला मत छोड़िए, उस छोटी बिल्ली ने कहा। गौरव मौर्य को आखिरकार जब होश आया, तब उसने एक जाने पहचाने शख्स को अपने बगल में बैठा हुआ पाया। उनकी जब आंखें खुली, तब उसे एहसास हुआ कि वो उनके चिंतित पिताजी थे। पिताजी? गौरव मौर्य ने पुकारा। गौरव को उठकर बैठने में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी हड्डियां टूट गई हों और दर्द इतना भयानक कि वो हिल नहीं सकते थे। उठो मत, लेट जाओ, मौर्य अर्जुना ने कहा। मुझे क्या हुआ था? गौरव ने उनसे पूछा। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका पूरा शरीर बिखर रहा हो और वो वहां से 1 इंच भी हिल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पहले से अच्छा लग रहा था। तुमने अपने पिताजी को बहुत डरा दिया था, मौर्य अर्जुना ने उनसे कहा। गौरव अपने चिंतित पिताजी की ओर लाचारी से देख रहे थे। सोना बंद करो और कुछ खा लो, मौर्य अर्जुना ने गौरव से कहा। अब जब वो पहले से काफी बेहतर हैं और आखिर कुछ खा पी सकते हैं, तो फिर अब किस चीज का इंतजार है? जब सेवक गर्मा गर्म खिचड़ी कमरे में लेकर आए, तब दोनों बाप बेटे उसकी खुशबू में मंत्र मुग्ध हो गए। खिचड़ी के मसालों से अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने दिनों तक कुछ भी ना खाने के बाद जैसे ही उनके सामने खिचड़ी रखी गई, तो वो अपने पेट की गुड़गुड़ाहट सुन सकते थे। इस खिचड़ी की सुगंध लेने के बाद वो ये भूल गए थे कि इतने दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें उठकर बैठ के अपनी खिचड़ी खाने में तकलीफ हो रही थी। पेट भर खाने के बाद थोड़ी मुश्किल से वो उठकर बैठे। उठकर बैठने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि जब वो बेहोश थे, तब वो कितनी गंभीर हालत में थे। जितने भी डॉक्टरों ने आकर तुम्हें देखा, उन सभी ने बस एक ही बात कही कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर वो नहीं होती तो। मौर्य अर्जुना अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने बड़े बेटे को खोने के डर के बारे में सोचा। अगर वैसा कुछ फिर एक बार होता तो वो जी नहीं पाते। लेकिन देविका ने तो अभी अभी अपनी दवाइयों की पढ़ाई शुरू की थी। उसे कैसे पता चला कि मुझे बचाना संभव है? गौरव के मन में ऐसे अनेक सवाल दौड़ रहे थे। ऐसा लगता है कि इस बार देविका सच में बहुत बदल गई है। उसका घमंडी बर्ताव मानो अचानक गायब हो गया। जब राजकुमार तरुण ने उसका अपमान किया था, तब भी वो गुस्सा नहीं हुई, जबकि पहले की देविका घर सिर पर उठा लेती। वो कितनी समझदार और जिम्मेदार हो गई है। हाल ही में वो बहुत बदल गई है, समझदार हो गई है। शायद इसके पीछे का कारण उसके साथ घटी दुर्घटना हो। अगर ये सब नहीं होता तो शायद इतने कम वक्त में उसमें ये बदलाव नहीं आते। मौर्य अर्जुना ने अंदाजा लगाकर कहा। वो इसके बारे में बहुत समय से सोचते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर नहीं बोला। ये सब उसके घायल होने के बाद से शुरू हुआ है। आखिर उस पर क्या बीती थी? गौरव ने उनसे पूछा। गौरव सच बताने से पहले कुछ पल के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि देविका ने ही उनके बेहोश होने से पहले उन्हें कमल के बीज खिलाए थे। कमल के बीज? मौर्य अर्जुना ने पूछा। पहले उन्हें लगा था कि किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन अब देविका इन सब में शामिल है।
शायद उसने मुझे बिना सोचे समझे वो खिला दिए होंगे और मेरे शरीर में जहर पर उसका गलत असर हुआ होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यकीन है कि देविका मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कहना पड़ेगा। हालांकि मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन आज मैं पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जहर मेरे शरीर की गहराइयों में फैल गया था और यहाँ तक कि मेरी जान भी ले चुका था, लेकिन फिर भी मेरा मन और मेरी रूह काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, गौरव ने समझाते हुए कहा। वो इस बात की चिंता कर रहे थे कि कहीं मौर्य अर्जुना देविका को और दोषी न ठहराए, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहे थे। उनका तन कमजोर था, लेकिन उनका मन बहुत जागरूक महसूस कर रहा था। जहर की वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें वो हल्का हल्का महसूस होने लगा है। वाकई में ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझसे झूठ बोलकर तुम बच जाओगे। मुझे देविका पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ महसूस हो रही है तो साफ साफ कह देना, मौर्य अर्जुना ने उनसे कहा। गौरव और देविका दोनों उनके बहुत करीबी परिजन हैं। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कुछ भी हो। गौरव ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपने हाथों को जोरों से हिलाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो सचमुच बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उस पल उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनका पूरा शरीर जम गया और वो गहरी सोच में पड़ गए। क्या हुआ? मौर्य अर्जुना ने उनसे पूछा। वो उनके चेहरे पर अजीब भाव देख सकते थे। गौरव को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन्हें क्या महसूस हुआ। मेरे पैर। क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? मौर्य अर्जुना ने बेचैनी से पूछा। उनमें मुझे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, गौरव ने जवाब देकर कहा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।